डीएनए को 1869 में न्यूक्लियन के रूप में सबसे पहले किसने खोजा और विलगित किया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, हर्शे और चेस, फ्रेडरिक मिशर। सही उत्तर है फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में केंद्रक से विलगित किए गए पदार्थ को न्यूक्लियन नाम क्यों दिया? क्योंकि यह प्रकृति में अम्लीय था, क्योंकि यह न्यूट्रॉन से बना था, क्योंकि यह कोशिका के केंद्रक में खोजा गया था, क्योंकि यह प्रोटीन से जुड़ा हुआ था। सही उत्तर है क्योंकि यह कोशिका के केंद्रक में खोजा गया था। मेंडल ने वंशागति की इकाइयों को कारक कहा था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अधिकतर जीवों में वह आनुवांशिक पदार्थ वास्तव में कौन सा अणु है? प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के नाम में न्यूक्लिक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह प्रकृति में अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम केंद्रक में हुई थी, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, क्योंकि यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सही उत्तर है क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम केंद्रक में हुई थी। डीएनए की प्रकृति होती है, यह गुण इसमें मौजूद समूह के कारण होता है जो इसे ऋणात्मक आवेश प्रदान करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्षारीय शर्करा, अम्लीय फॉस्फेट, उदासीन नाइट्रोजनिक क्षार, अम्लीय शर्करा। सही उत्तर है अम्लीय फॉस्फेट। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन: डीएनए अणु पर शुद्ध ऋणात्मक आवेश होता है। कारण: यह आवेश डीएनए में मौजूद डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कारण होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए सही है लेकिन आर गलत है। डीएनए के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें डीऑक्सीराइबोज शब्द इसकी विशिष्ट शर्करा को संदर्भित करता है। 2. इसमें न्यूक्लिक शब्द इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। 3. इसमें आम्लीय शब्द इसकी केंद्रक में उपस्थिति को दर्शाता है। 4. अधिकतर जीवों में वाक्यांश का अर्थ है कि कुछ जीवों जैसे कुछ वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है केवल 1 और 4। न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए या आरएनए किसके बहुलक होते हैं? अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड। निम्नलिखित में से कौन सा घटक न्यूक्लिक अम्ल का दोहराने वाला एकलक है? अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनिक क्षार। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड। अगर किसी अणु में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा एक श्रृंखला में जुड़े हों तो उस अणु को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। सही उत्तर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यदि न्यूक्लिक अम्ल की तुलना एक दीवार से की जाए तो उस दीवार की मूलभूत ईंट किसे माना जाएगा? नाइट्रोजनिक क्षार को, न्यूक्लियोटाइड को, पेंटोज शर्करा को, फॉस्फेट ग्रुप को। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड को। डीएनए को एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है क्योंकि ये नामक छोटी इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन: डीएनए को एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड माना जाता है। कारण: डीएनए न्यूक्लियोटाइड नामक कई एकलक इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला से जुड़ने से बनता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सजीवों में मुख्य रूप से कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? केवल 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है 2। डीएनए और आरएनए के नामकरण में जो मुख्य रासायनिक अंतर है वो किस अणु पर आधारित है? उनमें मौजूद नाइट्रोजनिक क्षारों के प्रकार पर, उनमें मौजूद फॉस्फेट समूहों की संख्या पर, उनमें मौजूद पेंटोज शर्करा के प्रकार पर, उनकी केंद्रक में उपस्थिति पर। सही उत्तर है उनमें मौजूद पेंटोज शर्करा के प्रकार पर। अधिकतर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए की भूमिका को सबसे अच्छी तरह कैसे वर्णित किया जा सकता है? ये एक मास्टर ब्लूप्रिंट या मुख्य आनुवांशिक किताब के रूप में कार्य करता है। ये केवल प्रोटीन बनाने के लिए संदेश ले जाता है। ये एक ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है। ये कोशिका में सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है।
ये एक मास्टर ब्लूप्रिंट या मुख्य आनुवांशिक किताब के रूप में कार्य करता है। सजीवों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल और हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रोटीन लिपिड, डीएनए प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, डीएनए आरएनए। सही उत्तर है डीएनए आरएनए। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन अधिकतर जीवों में डीएनए को मुख्य आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। कारण डीएनए रासायनिक रूप से बहुत स्थिर होता है और इसे कोशिका के केंद्रक में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। न्यूक्लिक अम्लों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सजीवों में डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। 2. डीएनए में राइबोज शर्करा होती है जबकि आरएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। 3. अधिकतर जीवों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। 4. डीएनए को मास्टर ब्लूप्रिंट माना जाता है क्योंकि ये बहुत स्थिर होता है। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 4। अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस नियम का अपवाद क्या है? कुछ जीवाणु, कुछ विषाणु, सभी कवक, सभी प्रोटोजोआ। सही उत्तर है कुछ विषाणु। निम्नलिखित में से किस जीव में आरएनए मास्टर कॉपी या मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है? एस्चेरिचिया कोलाई, मानव, इन्फ्लुएंजा वायरस, यीस्ट। सही उत्तर है इन्फ्लुएंजा वायरस। उन जीवों में जिनमें डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए का अधिकतर कार्य क्या होता है? मास्टर कॉपी के रूप में जानकारी संग्रहित करना, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करना, कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, सूचना के वाहक या मैसेंजर के रूप में कार्य करना। सही उत्तर है सूचना के वाहक या मैसेंजर के रूप में कार्य करना। यदि डीएनए की तुलना एक प्रिंसिपल के ऑफिस में रखी मास्टर फाइल से की जाती है तो उस फाइल से जानकारी को नोटिस बोर्ड तक ले जाने वाली फोटोकॉपी की भूमिका कौन निभाता है? डीएनए, केंद्रक, प्रोटीन, आरएनए। उत्तर है आरएनए। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है लेकिन कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आरएनए डीएनए, डीएनए आरएनए, प्रोटीन डीएनए, डीएनए प्रोटीन। उत्तर है डीएनए आरएनए। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: मनुष्यों जैसे जटिल जीवों में आरएनए मुख्य रूप से एक वाहक के रूप में कार्य करता है। कारण: कुछ विषाणुओं जैसे एचआईवी में आरएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आरएनए की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सभी सजीव जीवों में आरएनए ही मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। 2. इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 पैदा करने वाले विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। 3. डीएनए आधारित जीवों में आरएनए को आनुवंशिक सूचना का वाहक माना जाता है। 4. आरएनए डीएनए की तुलना में अधिक स्थिर होता है, इसीलिए ये मास्टर कॉपी है। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। 1 और 4 केवल, 2 और 3 केवल, 1, 2 और 3 केवल और 4 केवल। उत्तर है 2 और 3 केवल। आरएनए को केवल वाहक ना मानकर एक ऑलराउंडर अणु क्यों माना जाता है? क्योंकि ये केवल डीएनए से जानकारी ले जाता है, क्योंकि ये संदेशवाहक होने के साथ साथ अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक भूमिकाएं भी निभाता है, क्योंकि ये डीएनए से अधिक स्थिर होता है, क्योंकि ये केवल राइबोसोम का निर्माण करता है। सही उत्तर है क्योंकि ये संदेशवाहक होने के साथ साथ अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक भूमिकाएं भी निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आरएनए की अनुकूलक या ट्रांसलेटर अणु की भूमिका कौन निभाता है, जो न्यूक्लियोटाइड भाषा को अमीनो अम्ल भाषा से जोड़ता है? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, राइबोजाइम। सही उत्तर है टीआरएनए।
प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री यानी राइबोसोम के संरचनात्मक ढांचे का मुख्य घटक कौन सा आरएनए होता है? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए। सही उत्तर है आरआरएनए। कुछ आरएनए अणु जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें कहा जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राइबोसोम, प्रोटीनेज, टीआरएनए, पॉलीपेप्टाइड। सही उत्तर है राइबोसोम। कॉलम 1 में दिए गए आरएनए के कार्यों को कॉलम 2 में दिए गए संबंधित आरएनए के प्रकार या शब्द से सही मिलान करें। सही उत्तर है इस प्रकार है। आरएनए कई विविध कार्य करता है। टीआरएनए अनुकूलक अणु के रूप में न्यूक्लियोटाइड कोड को अमीनो अम्ल से जोड़ता है। आरआरएनए राइबोसोम के संरचनात्मक ढांचे का हिस्सा है। कुछ आरएनए एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। अतः उत्तर बी सही है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कारण: कुछ आरएनए अणु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें राइबोसोम कहते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए गलत है लेकिन आर सही है। आरएनए के अतिरिक्त कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीआरएनए एक अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है। आरआरएनए राइबोसोम को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। कुछ आरएनए अणु एंजाइम के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। आरएनए का एकमात्र कार्य डीएनए से प्रोटीन तक संदेश ले जाना है। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। केवल 1, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से आबंध द्वारा जुड़ती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। सही उत्तर है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: न्यूक्लिक अम्ल को एक बहुलक माना जाता है। कारण: न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड नामक कई एकल इकाइयों के फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़ने से होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। डीएनए का सही पूर्ण रूप क्या है? डी-राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोनाइट्रोजनस एसिड। सही उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक लंबा बहुलक है? अमीनो अम्ल, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फेट समूह। सही उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एक ऐसी विशाल संरचना जो कई छोटी छोटी एक जैसी इकाइयों के बार बार जुड़ने से बनती है, उसे क्या कहते हैं? एकलक, बहुलक, न्यूक्लियोसाइड, क्षार युग्म। सही उत्तर है बहुलक। किस अणु को अक्सर जीवन की किताब या सृष्टि का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जिसमें किसी भी जीव की समस्त आनुवंशिक जानकारी एक कोड के रूप में लिखी होती है? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है डीएनए। डीएनए अणु के भीतर किसी भी जीव की आनुवंशिक जानकारी एक के रूप में संग्रहित रहती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रहस्यमयी चित्र, गुप्त कोड, साधारण समीकरण, चुंबकीय संकेत। सही उत्तर है गुप्त कोड। डीएनए अणु की लंबाई सीधे तौर पर किस कारक से निर्धारित होती है? उसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइडिन की संख्या से, उसमें उपस्थित शर्करा के प्रकार से, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम से, फॉस्फेट समूह की अम्लीयता से। सही उत्तर है उसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइडों की संख्या से। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: डीएनए की लंबाई सामान्यतया उसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है। कारण: डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है।
ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: डीएनए को जीवन की किताब कहा जाता है। कारण: डीएनए में एक जीव के स्वरूप और कार्यों से संबंधित समस्त जानकारी एक रासायनिक कोड के रूप में संग्रहित होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, लेकिन आर गलत है। ए गलत है, लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। डीएनए अणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक छोटे वायरस से लेकर एक विशाल व्हेल तक सभी जीवों में आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करता है। 2. इसे जीवन की किताब या सृष्टि का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। 3. इसमें संग्रहित जानकारी एक गुप्त कोड के रूप में होती है। 4. डीएनए का अध्ययन केवल बड़े जीवों के लिए ही महत्वपूर्ण है, वायरस के लिए नहीं। सही कथनों वाला विकल्प चुनें। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। डीएनए एक लंबा बहुलक है जिसकी एकल पुनरावृत्त इकाई जो माला के मोती की तरह होती है उसे कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अमीनो एसिड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड। सही उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यदि डीएनए की संरचना की तुलना एक मोतियों की माला से की जाए तो उस माला का प्रत्येक मोती किस अणु का प्रतिनिधित्व करेगा? डीएनए, प्रोटीन, जीन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सही उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। दोहरी रज्जुक डीएनए की लंबाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड, क्षारयुग्म, डाल्टन, नैनोमीटर। सही उत्तर है क्षारयुग्म। एक रज्जुक डीएनए की लंबाई को किस इकाई में गिना जाता है? जीन, क्षारयुग्म, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड्स। द्विरज्जुक डीएनए में दोनों धागों पर एक दूसरे से जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड के जोड़े को क्या कहा जाता है? फॉस्फेट समूह, न्यूक्लियोसाइड, क्षारयुग्म, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। सही उत्तर है क्षारयुग्म। डीएनए के संदर्भ में बहुलक और एकलक की सही सादृश्यता क्या है? बहुलक एक मोती है और एकलक मोतियों की माला है। बहुलक डीएनए है और एकलक आरएनए है। बहुलक एक जीन है और एकलक एक गुणसूत्र है। बहुलक मोतियों की माला है और एकलक एक मोती है। सही उत्तर है बहुलक मोतियों की माला है और एकलक एक मोती है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: डीएनए एक एकलक अणु है। कारण: डीएनए की रासायनिक संरचना में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की इकाइयां बार बार दोहराई जाती हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी: ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी: ए सही है लेकिन आर गलत है। डी: ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए गलत है लेकिन आर सही है। डीएनए अणु की लंबाई को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का उपयोग किया जाता है? जीन की संख्या, न्यूक्लियोटाइड या क्षारयुग्मों की संख्या, प्रोटीनों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड या क्षारयुग्मों की संख्या। एक डीएनए अणु की लंबाई सामान्यतः उसमें मौजूद की संख्या पर निर्भर करती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रोटीनों, फॉस्फेट समूहों, शर्करा अणुओं, न्यूक्लियोटाइड्स या क्षारयुग्मों। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड्स या क्षारयुग्मों। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: डीएनए की लंबाई को अक्सर क्षारयुग्म की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। कारण: डीएनए सामान्यतः एक दोहरी लड़ी वाली संरचना है जिसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़ियों में मौजूद होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। डीएनए की लंबाई किसी भी जीव की विशेषता है। इस कथन का सबसे सटीक अर्थ क्या है? सभी जीवों का डीएनए एक समान लंबाई का होता है। एक ही जीव का डीएनए समय के साथ अपनी लंबाई बदलता रहता है। प्रत्येक प्रजाति के डीएनए की एक विशिष्ट और निश्चित लंबाई होती है जो उसकी एक पहचान है। डीएनए की लंबाई का जीव के गुणों से कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है प्रत्येक प्रजाति के डीएनए की एक विशिष्ट और निश्चित लंबाई होती है जो उसकी एक पहचान है। किसी जीव के लिए उसके डीएनए की लंबाई क्या दर्शाती है? एक यादृच्छिक मान, एक मान जो सभी जीवों के लिए समान होता है, उस जीव की एक विशिष्ट पहचान या विशेषता, जीव की आयु। सही उत्तर है उस जीव की एक विशिष्ट पहचान या विशेषता। प्रत्येक प्रजाति के लिए उसके डीएनए की लंबाई एक गुण है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विशिष्ट और निश्चित, निरंतर परिवर्तनशील, अमहत्वपूर्ण, सभी अन्य प्रजातियों के समान। सही उत्तर है विशिष्ट और निश्चित। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: प्रत्येक प्रजाति के डीएनए की लंबाई एक विशिष्ट विशेषता होती है। कारण: एक जीवाणु, एक मक्खी और एक इंसान के डीएनए की लंबाई में भिन्नता होती है जो उनकी प्रजाति विशिष्ट पहचान को दर्शाती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। डीएनए की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये किसी जीव का एक मौलिक गुण है। एक इंसान के डीएनए की लंबाई एक जीवाणु से भिन्न होती है। ये एक प्रजाति की विशिष्ट पहचान है। सभी प्रजातियों के डीएनए की लंबाई लगभग एक समान होती है। सही उत्तर है सभी प्रजातियों के डीएनए की लंबाई लगभग एक समान होती है। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित करता है, एक प्रकार का जीवाणु, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। सही उत्तर है एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। जीवाणुभोजी लैम्डा क्या है? ये एक प्रकार का जीवाणु है। ये एक विषाणु है जो पौधों को संक्रमित करता है। ये एक विषाणु है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। ये एक जीवाणु है जो विषाणुओं को संक्रमित करता है। सही उत्तर है ये एक विषाणु है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। एस्चेरिचिया कोलाई का सामान्य निवास स्थान क्या है? पौधे की जड़ें, मनुष्य की आंत, गर्म पानी के झरने, मिट्टी। सही उत्तर है मनुष्य की आंत। कॉलम 1 में दिए गए जीवों का कॉलम 2 में दिए गए उनके डीएनए की लंबाई से सही मिलान करें। सही मिलान इस प्रकार है: विभिन्न जीवों के जीनोम के आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है। जीवाणुभोजी 5X174 जैसे सरल वायरस में कुछ हजार न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जबकि जीवाणुभोजी लैम्डा में लगभग 48,000 क्षार युग्म होते हैं। ई कोलाई जैसे जीवाणु में ये संख्या बढ़कर 46 लाख क्षार युग्म हो जाती है और मनुष्य के अगुणित जीनोम में ये 3.3 अरब क्षार युग्म तक पहुंच जाती है, जो जीवों की जटिलता के साथ डीएनए की लंबाई में वृद्धि को दर्शाता है। अतः उत्तर बी सही है। जीवाणुभोजी 5X174 में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है? 48,502 क्षार युग्म, 4.6 गुणा 10⁶ क्षार युग्म, 3.3 गुणा 10⁹ क्षार युग्म, 5,386 न्यूक्लियोटाइड। सही उत्तर है 5,386 न्यूक्लियोटाइड। जीवाणुभोजी 5X174 के डीएनए की लंबाई को न्यूक्लियोटाइड में क्यों मापा जाता है, क्षार युग्म में क्यों नहीं? क्योंकि ये एक विषाणु है, क्योंकि इसका जीनोम बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसका डीएनए एक रज्जुक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि यह एक जीवाणु को संक्रमित करता है। सही उत्तर है क्योंकि इसका डीएनए एकल रज्जुक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जीवाणुभोजी 5X174 के जीनोम की लंबाई को न्यूक्लियोटाइड में क्यों मापा जाता है, जबकि जीवाणुभोजी लैम्डा में इसे क्षार युग्म में क्यों मापा जाता है? क्योंकि जीवाणुभोजी 5X174 एक बहुत ही छोटा वायरस है, क्योंकि जीवाणुभोजी 5X174 का डीएनए एकल लड़ी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि जीवाणुभोजी 5X174 केवल जीवाणुओं को संक्रमित करता है, क्योंकि जीवाणुभोजी 5X174 का डीएनए गोलाकार होता है। सही उत्तर है क्योंकि जीवाणुभोजी 5X174 का डीएनए एकल लड़ी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: जीवाणुभोजी लैम्डा के डीएनए की लंबाई क्षार युग्म में मापी जाती है।
कारण जीवाणुभोजी लैम्ब्डा में द्विरज्जुक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से किस जीव में 48,502 क्षार युग्म पाए जाते हैं? इस्चेरिचिया कोलाई, मनुष्य, जीवाणुभोजी 5174, जीवाणुभोजी लैम्ब्डा। सही उत्तर है जीवाणुभोजी लैम्ब्डा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। सही विकल्प चुनें। अभिकथन: सभी विषाणुओं का डीएनए एकल लड़ी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कारण: जीवाणुभोजी लैम्ब्डा में 48,502 क्षार युग्म होते हैं जो इसकी दोहरी लड़ी प्रकृति को इंगित करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है ए गलत है लेकिन आर सही है। इस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है? 4.6 गुणा 10 की पावर 6, 5,386, 3.3 गुणा 10 की पावर 9, 48,502। सही उत्तर है 4.6 गुणा 10 की पावर 6। मनुष्य के अगुणित डीएनए में क्षार युग्मों की संख्या लगभग कितनी होती है? 4.6 गुणा 10 की पावर 6, 5,386, 3.3 गुणा 10 की पावर 9, 48,502। सही उत्तर है 3.3 गुणा 10 की पावर 9। एक सामान्य मानव दैहिक कोशिका में डीएनए की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? 4.6 गुणा 10 की पावर 6, 3.3 गुणा 10 की पावर 9, 6.6 गुणा 10 की पावर 9, 5,386 न्यूक्लियोटाइड। सही उत्तर है 6.6 गुणा 10 की पावर 9। निम्नलिखित जीवों को उनके जीनोम की लंबाई न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म की संख्या के आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। दिए गए जीवों के जीनोम का आकार इस प्रकार है। इन मानों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में रखने पर सही क्रम 4 जीवाणुभोजी 5174, 2 जीवाणुभोजी लैम्ब्डा, 3 इस्चेरिचिया कोलाई, 1 मनुष्य अगुणित होता है। अतः सही उत्तर बी है।